ये कहानी शुरू होती है नागबन की उस अंधेरी रात से, जहां पे नागिन जा रही है अपनी एक लक्ष्य को पूरा करने। नागबन की अंधेरी रात थी। जंगल घने पेड़ों और सन्नाटे में डूबा हुआ था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण में एक अजीब सा रहस्य था। इच्छाधारी नागिन सितारा एक घने पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी नजरें सामने बैठे एक साधु पर टिकी थी। साधु गहन तपस्या में लीन था। उसके पास रखा गंगा जल का चमचमाता कलश दिव्यता से दमक रहा था। सितारा की आंखों में उस कलश को पाने की बेचैनी साफ झलक रही थी। यही है वो कलश। मुझे किसी भी तरह इस कलश को हासिल करना ही होगा। सितारा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी हरकतें इतनी शांत थीं कि जंगल का सन्नाटा भी उसे महसूस न कर सका। जैसे ही उसने कलश उठाने की कोशिश की, उसका हाथ किसी कांटेदार चीज से टकरा गया। खक की आवाज के साथ कलश गिर पड़ा। साधु की तपस्या भंग हो गई। वो क्रोध में अपनी जगह से उठा और तेज आवाज में बोला, कौन है? किसने मेरी साधना भंग की? क्षमा कीजिए महाराज, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। तूने मेरी तपस्या भंग की, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस कार्य के लिए तूने ये किया, उस जल से तू वो कार्य कभी पूरा नहीं कर पाएगी। सितारा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने धीमे स्वर में कहा, आपने मेरी बात सुनी भी नहीं। मेरी ये हरकत मेरी जान से ज्यादा जरूरी थी। साधु ने कुछ पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में करुणा झलकने लगी। उसने शांत स्वर में कहा, कहो, अपनी व्यथा सुनाओ। आखिर ऐसी क्या परेशानी आ गई जो तुमने ऐसा कदम उठाया? सब खुलकर बताओ मुझे। सितारा ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, महाराज, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं और मेरा साथी साहिल इस जंगल में वर्षों से शांति पूर्वक रह रहे थे। महाराज, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं और मेरा साथी साहिल इस जंगल में वर्षों से शांति पूर्वक रह रहे थे। लेकिन एक दिन हमारी जिंदगी में अंधकार आ गया। अंधकार? कैसा अंधकार? उसका नाम माया है, एक इच्छाधारी नागिन जो साहिल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब माया ने साहिल से अपने प्यार की बात की, तब साहिल ने उसके प्यार को अपनाने से इनकार किया। साहिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी रानी बनके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं और सितारा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मेरा प्यार? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखता? तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो वो हमारे बीच कभी नहीं हो सकता। इस बारे में अगर आगे कोई और बात न करे तो बेहतर होगा। तुमने मेरे प्यार का अपमान किया साहिल, वो भी उस सितारा के लिए। ये तुमने सही नहीं किया साहिल। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगी। लेकिन माया ने इसे अपमान समझ लिया और हमारी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। और फिर एक दिन माया ने मुझे और साहिल को जंगल में साथ में देखा, जिसके बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया। जिसके बाद माया ने एक खतरनाक साजिश को अंजाम दिया। उस दिन विशाल और नीलम
जंगल अपने किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए अपने बेटे के साथ आई थी। विशाल और नीलम अपने काम के बारे में बात कर रहे थे और उनका बेटा सोनू पास ही खेल रहा था, जिसके बाद माया ने सोनू को अपने साजिश का शिकार बनाया। इसके बाद माया ने नागिन रूप लिया और सोनू को डंस लिया। सोनू, कहाँ हो बेटा? सोनू, मम्मी के पास आओ। सोनू बेटा, कहाँ हो तुम? सोनू, क्या हुआ तुम्हें? बेटा, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। जहाँ पर नीलम को सोनू जंगल में बेहोश पड़ा मिला, साथ ही उसने वहां से एक सांप को जाते हुए देखा। नीलम और विशाल को ये समझने में देर नहीं लगी कि सोनू को सांप ने काटा है। उसके बाद वो दोनों सोनू को अस्पताल ले जाने लगे। लेकिन जल्दी चलो नीलम, हमें जल्दी अस्पताल जाना होगा। ड्राइवर, जल्दी चलो। सर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। नीलम और विशाल बहुत ज्यादा परेशान थे और आगे क्या करें कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ एक बुढ़िया औरत आई और बोली, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? और फिर दोनों ने अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद उस औरत ने कहा, इसे अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। पास के मंदिर के पास एक सपेरा रहता है, वही इसे बचा सकता है। वो बूढ़ी औरत कौन थी और माया ने उस बच्चे को क्यों डसा? वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि माया थी। वो रूप बदल के आई थी। उसके बाद उस औरत के कहने पर विशाल और नीलम अपने बेटे को लेकर सपेरे के पास पहुंचे। हमें जल्दी पहुंचना होगा। बाबा, मेरा बच्चा, उसे बचा लीजिए। शांत हो जाइए, पहले मैं देखता हूँ कि जहरीला काटा है या नहीं। आप डरे नहीं, मैं जानता हूँ क्या करना है। बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत बोलिए बाबा, प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। लेकिन मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। प्लीज, हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, एक बार और कोशिश कीजिए, वरना हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, लेकिन अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे माफ करना, मैं नहीं कर पाया। ये मेरे बेटे के साथ ही क्यों हुआ? आखिर क्यों?
वक्त आ गया मेरे चाल की अगले पड़ाव का। माया ने ये सब अपनी जादुई शीशे में देखा, जिसके बाद उसने अगली चाल चली। और एक बार फिर अपना रूप बदलकर बूढ़ी औरत का रूप ली और विशाल और नीलम के पास पहुंच गई। क्या हुआ बेटा? सपेरा ने क्या बोला? हमने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया, हम उसे नहीं बचा पाए। परेशान मत हो, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? हाँ, वो उपाय है नागमणि। कहते हैं सदियों पहले से इस जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं और उनके पास है एक ऐसी नागमणि जिसमें असीमित शक्तियां हैं, जिसके जरिए पूरी दुनिया पे राज किया जा सकता है। लेकिन इच्छाधारी नाग नागिन उसे अपनी निजी फायदे के लिए छुपा कर रखते हैं। अगर तुम वो मणि ले आओ तो तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है, लेकिन उस मणि को पाना उतना आसान नहीं है। उस मणि को पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस नाग नागिन को अपने वश में करना होगा, और उन्हें वश में करने के लिए चाहिए एक जादुई बीन। जादुई बीन? वो हमें कहाँ मिलेगा? उसी सपेरा के घर पे। सपेरा ने उसे छुपा के रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर उनसे वो बीन लेकर आता हूँ। सपेरा वो बीन तुम्हें कभी नहीं देगा, क्योंकि वो कोई साधारण बीन नहीं है। वो जादुई बीन किसी भी नाग नागिन को वश में कर सकती है, और इसलिए अगर वो बीन किसी गलत हाथों में चला गया तो दुनिया में तबाही आ सकती है। तो फिर अब हम क्या करें? बीन के बिना हम नाग नागिन से वो मणि कैसे लाएंगे? तुम लोगों को वो बीन चुराना होगा, और उसके लिए तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, मैं अभी वो बीन लेकर आता हूँ। अपने बेटे को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद विशाल बीन लेने के लिए सपेरे के घर पहुंच जाता है और काफी ढूंढने के बाद उसे वो बीन मिल जाती है। माया के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे लगा कि उसने अपने मकसद की एक और सीढ़ी पार कर ली है। विशाल ने तुरंत अपने कुछ साथियों को फोन किया और उन्हें उस जगह पर आने के लिए कहा। इसके बाद वह वहां से निकल गया। नीलम अपने बेटे की लाश लेकर घर लौट रही थी। जाते जाते विशाल ने नीलम से कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं मेरा इंतजार करना। मैं अपने बेटे को हर हाल में जिंदा करके रहूंगा। विशाल अपने साथियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां साहिल और सितारा बैठे हुए थे। ट्रेन की आवाज। ये बीन कौन बजा रहा है?